प्यारे बच्चों, आपका एक टेस्ट हुआ था जिसमें हमने सेल साइकिल और सेल डिवीजन के क्वेश्चंस आपको दिए थे। उस टेस्ट का आज हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देंगे। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको सिखाएंगे। सेल साइकिल और सेल डिवीजन के क्वेश्चंस करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। कुछ तरीके भी बताएंगे कैसे सेल साइकिल और सेल डिवीजन के क्वेश्चंस सॉल्व किए जाते हैं। तो उस टेस्ट में टोटल 100 क्वेश्चंस थे, उनका एक्सप्लेनेशन हम आपको देते हैं इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, which of these events are parts of mitosis? इनमें से कौन सी घटनाएं माइटोसिस का हिस्सा है, माइटोसिस का पार्ट है? इंटरफेज, एनाफेज, मेटाफेज। देखो, सेल साइकिल में दो चीजें होती हैं। सेल साइकिल में इंटरफेज होती है और माइटोसिस। इंटरफेज और माइटोसिस को मिला के बोलते हैं सेल साइकिल। इंटरफेज में G1, S और G2 फेजेस होती हैं, G1, S और G2 फेजेस होती हैं। और माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होती है। कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज होता है। तो क्वेश्चन ने पूछा माइटोसिस में क्या क्या होता है। माइटोसिस में इंटरफेज तो होगी नहीं, क्योंकि इंटरफेज अलग है माइटोसिस से। एनाफेज और मेटाफेज, एनाफेज और मेटाफेज ये माइटोसिस का पार्ट है। तो आंसर हो जाएगा 2 और 3। तो ये ध्यान रखना, माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस है, साइटोकाइनेसिस है। कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज आते हैं। नेक्स्ट देखो, कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स related to cell cycle and select the correct option stating them as true and false। यहां पर सेल साइकिल से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कौन से ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं, ये तुमको ढूंढना है। इधर देखो, पहला स्टेटमेंट है G1 phase is a metabolically active stage of the cell cycle। G1 फेज मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, इसमें तीनों तरह के आरएनए बनते हैं और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स बनती हैं। ये सही है, ये ट्रू है। इंटरफेज इज द फेज ऑफ एक्चुअल सेल डिवीजन। एक्चुअल सेल डिवीजन माइटोसिस यानी एम फेज में होता है, यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में। एक्चुअल सेल डिवीजन इंटरफेज में नहीं होता। इंटरफेज में सेल तैयारी करती है सेल डिवीजन की, सेल प्रिपेयर्स फॉर सेल डिवीजन। ये फॉल्स है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल्स इन एस फेज। क्रोमोसोम एस फेज में डबल नहीं होते। एस फेज में डीएनए 2C से 4C हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता। अगर किसी सेल में 16 क्रोमोसोम है तो एस फेज में या एस फेज के बाद भी वो 16 ही रहते हैं। एस फेज में क्रोमोसोम डबल नहीं होते। सिर्फ हर एक क्रोमोसोम में होता क्या है, मान लो ये G1 फेज है, ये एस फेज है, ये G2 फेज है। यहां पे 16 क्रोमोसोम है, हर एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड होता है। ये एस फेज में हर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड बन जाते हैं, एक ये क्रोमैटिड और एक ये क्रोमैटिड। एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड बन जाते हैं, एक ये और एक ये, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर तो चेंज नहीं हो रहा है।
तो अगर जीवन में 16 क्रोमोसोम है तो एस फेज में भी 16 ही रहते हैं। बस एस फेज के हर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स बन जाते हैं, क्योंकि डीएनए के रेप्लिकेशन के साथ साथ एस फेज में क्रोमोसोम का भी लॉन्गिट्यूडनल रेप्लिकेशन हो जाता है। लंबाई में क्रोमोसोम रेप्लिकेट करता है और एक क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स बन जाते हैं। क्रोमोसोम तो एक ही है लेकिन सिस्टर क्रोमैटिड्स 2 बन गए। तो अगर 16 क्रोमोसोम है किसी सेल में, जीवन में भी 16 रहेंगे और एस में भी 16 रहेंगे, लेकिन एस में हर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड भी बन जाते हैं। ये ध्यान रखना, द सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट द जीवन फेज टू एंटर अ क्वाइसेंट स्टेज। सेल्स जो जीवन में डिवाइड नहीं करती हैं वो जीवन को छोड़ करके G0 में चली जाती हैं, और इसको हम कहते हैं क्वाइसेंट स्टेज। सेल में आगे डिवीजन रुक जाता है, डिवीजन सस्पेंड हो जाता है, रुक जाता है। ये तो ट्रू है, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, ये वाला सही है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर इज अ सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ। एनाफेज 1 में क्या होता है, एनाफेज 2 में क्या होता है, जरा देखना। एनाफेज 1 में ये जो क्रोमोसोम के जो जोड़े हैं होमोलॉगस पेयर होते हैं, ये जो क्रोमोसोम के पेयर होते हैं होमोलॉगस पेयर, उन पेयर में से दोनों क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। ये इधर चला जाता है, ये इधर आ जाता है। तो जोड़े में जो क्रोमोसोम है उसमें से आधे क्रोमोसोम एक तरफ चले जाते हैं, आधे एक तरफ चले जाते हैं। एनाफेज 1 में कोई सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होती, ये सेंट्रोमियर है, इसकी स्प्लिटिंग नहीं होती। लेकिन एनाफेज 2 में क्या होता है? एनाफेज 2 में ये जो सेंट्रोमियर है ये स्प्लिट कर जाता है, सेंट्रोमियर बीच से स्प्लिट कर जाता है, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं। एक सिस्टर क्रोमैटिड एक तरफ चला जाता है, एक पोल की तरफ, दूसरा एक पोल की तरफ चला जाता है। एनाफेज 2 में ऐसा होता है। तो सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग किसमें हो रही है, एनाफेज 1 में या एनाफेज 2 में? एनाफेज 2 में होती है, एनाफेज 2 में होती है। ऐसा हमको माइटोसिस की एनाफेज में भी दिखता है और मियोसिस की एनाफेज 2 पे भी दिखता है। तो आंसर ए और सी सही है। क्या सही है? ए और सी। सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग माइटोसिस की एनाफेज में होती है, उसमें एक ही एनाफेज है, उसमें होती है। लेकिन मियोसिस की एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होती, एक जोड़ा के दोनों क्रोमोसोम अलग होते हैं, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाता है। सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग यहां नहीं होती, यहां होती है एनाफेज 2 पे। जब सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होगी सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं, आधे एक पोल की तरफ, आधे एक पोल की तरफ चले जाते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा ए एंड सी। माइटोसिस की एनाफेज में भी दिखता है ऐसा, और मियोसिस 2 की एनाफेज, मियोसिस 2 की एनाफेज 2 जो कि बिल्कुल माइटोसिस जैसी ही होती है, उसमें भी सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स वेरिएशन अमंग सिबलिंग्स। सिबलिंग्स कहते हैं जो प्रोजेनी है, भाई भाई या भाई बहन, जो बच्चे होते हैं उनमें कह रहा है कि जो सिबलिंग्स होते हैं उनमें वेरिएशंस, विभिन्नताएं कैसे आती हैं। दो भाई भाई या भाई बहन एक जैसे नहीं दिखाई पड़ते, उनमें वेरिएशंस क्रॉसिंग ओवर से आती हैं। क्रॉसिंग ओवर में जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड एक्सचेंज कर लेते हैं सेगमेंट, उसकी वजह से वेरिएशंस आती हैं। तो आंसर होगा क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज से क्या होता है? लिंकेज, माइटोसिस में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, उसमें वेरिएशन नहीं आती। लिंकेज से, लिंकेज अगर होगा तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। लिंकेज का मतलब होता है क्रोमोसोम पर दो जीन्स है बहुत करीब करीब है,
एक क्रोमोसोम पर दो जीन्स है, बहुत करीब करीब है, तो इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाएगा। क्रॉसिंग ओवर जब नहीं हो पाएगा तो जो प्रोजेनी बनती है वो बिल्कुल माँ बाप जैसी होती है, पेरेंटल जैसी होती है। जो सिबलिंग्स या ऑफस्प्रिंग बनते हैं माँ बाप जैसे होंगे। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाता है क्योंकि जीन्स बहुत करीब करीब है, आपस में लिंक है, चिपके हुए हैं, इन दो जीन्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पा रहा, तो लिंकेज तो क्रॉसिंग ओवर का उल्टा है। इससे जो सिबलिंग्स बच्चे पैदा होते हैं वो माँ बाप जैसे ही होंगे। तो आंसर होगा वेरिएशंस क्रॉसिंग ओवर से आती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स इज सीन ड्यूरिंग। होमोलॉगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होता है क्रॉसिंग ओवर। ये क्रोमोसोम के जोड़े को हम लोग कहते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम के क्रोमैटिड तो आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाते हैं। दो अलग अलग क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स, ये और ये नॉन सिस्टर, ये है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है? क्रॉसिंग ओवर इनके बीच में होता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में, जो एक ही जोड़े के होने चाहिए। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होने चाहिए, होमोलॉगस पेयर। एक ही जोड़े के दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर सिस्टर क्रोमैटिड्स में नहीं होता। दो अलग अलग क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड यानी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होता है, लेकिन ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स एक ही जोड़े के होने चाहिए, इस जोड़े के। और क्रॉसिंग ओवर पैकेटीन में होता है। किसमें होता है? पैकेटीन। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स अदला बदली कर लेते हैं टुकड़ों की, इसका कुछ हिस्सा इस पे चला जाता है और इसका कुछ हिस्सा इधर चला जाता है। तो क्रॉसिंग ओवर के दौरान नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में अदला बदली कर लेते हैं अपने सेगमेंट्स की। नेक्स्ट देखो, chiasmata are मोस्ट क्लियरली विजिबल इन विच स्टेज? डिप्लोटीन में chiasmata बढ़िया से दिखाई पड़ते हैं। chiasmata का फॉर्मेशन डिप्लोटीन में होता है और ये बढ़िया से दिखाई पड़ते हैं उसमें, तो आंसर होगा डिप्लोटीन। ये ध्यान रखना। डायाकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन होता है। ये chiasmata पॉइंट्स किनारे खिसकते हैं, chiasmata पॉइंट्स किनारों की तरफ खिसकते हैं, इसे टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। ये डायाकाइनेसिस में दिखता है। डिप्लोटीन में chiasmata फॉर्मेशन होता है, chiasmata एक्स शेप्ड होते हैं। पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है। मेटाफेज पे क्रोमोसोम इक्वेटर पे आते हैं, स्पिंडल में बीच में आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 7, which of the following structures will be seen in metaphase 1 of meiosis 1 in a plant cell that has 64 chromosome? एक प्लांट सेल जिसमें 64 क्रोमोसोम है, तो मेटाफेज 1 पे इनमें से क्या होगा? इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा मेटाफेज 1 पे? मेटाफेज 1 में क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ जाते हैं, स्पिंडल के चौड़े वाले भाग पे आ जाते हैं। मेटाफेज 1 पे जो क्रोमोसोम के जो जोड़े हैं, ये जो क्रोमोसोम के जो जोड़े हैं ये बिल्कुल इक्वेटर पे आ जाते हैं, सेंटर पे स्पिंडल के, और लाइन से खड़े हो जाते हैं। एक लाइन ये बनती है और एक लाइन ये बनती है, दो मेटाफेजिक प्लेट बनती है। एक क्रोमोसोम के जोड़े को, वन पेयर को क्या कहते हैं? इस क्रोमोसोम के जोड़े को हम लोग कहते हैं बाइवेलेंट, क्योंकि इसमें दो क्रोमोसोम है, एक और एक, ये दो क्रोमोसोम है, इसलिए इसको बाइवेलेंट कहते हैं। इसमें 4 क्रोमैटिड भी हैं, 1 2 3 4, तो इसे टेट्राड भी कहा जाता है। 2 क्रोमोसोम है इसलिए बाइवेलेंट है, और 4 क्रोमैटिड है इसलिए इसे टेट्राड भी कहते हैं। अगर किसी प्लांट सेल में 64 क्रोमोसोम है तो कितने जोड़े होंगे, कितने बाइवेलेंट होंगे? 32 बाइवेलेंट्स होंगे, आधे
64 क्रोमोसोम है तो 32 बाइवेलेंट होंगे, 32 जोड़े होंगे, तो 32 बाइवेलेंट्स होंगे यहां पर मेटाफेज 1 पे। द G2 फेज ऑफ द सेल साइकिल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, देखो G2 फेज में क्या होता है, क्रोमोसोम कह रहा है क्रोमोसोम का नंबर n से 2n हो जाता है या 2n से 4n, क्रोमोसोम नंबर तो कहीं नहीं बढ़ता है, G1 से G2, डीएनए तो बढ़ जाएगा, डीएनए यहाँ 2C है, यहाँ 2C है, यहाँ 4C हो जाएगा, यहाँ 4C, लेकिन अगर क्रोमोसोम अगर एक सेल के अंदर 16 है तो 16 यहां भी रहेंगे, 16 यहां भी रहेंगे, 16 यहां भी रहेंगे, लेकिन यहां हर एक 16 क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड होगा, यहां हर एक 16 क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड होते हैं, क्रोमोसोम तो 16 ही होंगे, यहां पर भी ऐसा ही होगा, क्रोमोसोम तो 16 ही रहेंगे, लेकिन हर एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड होते हैं, तो क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। सिंगल क्रोमैटिड, सिंगल कहां, दो क्रोमैटिड है यहाँ पे, हर एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड है, एक ही क्रोमैटिड है, एक ही क्रोमैटिड है, ये भी गलत है। ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन G2 में होता है, सही है, यही ट्यूबुलिन प्रोटीन आगे प्रोफेज में स्पिंडल बनाती है, स्पिंडल को बनाने वाली ट्यूबुलिन प्रोटीन G2 में बनती है, और प्रोफेज में स्पिंडल जो आगे चल के बनाती है, स्पिंडल प्रोफेज में बनता है, लेकिन स्पिंडल को बनाने वाली प्रोटीन G2 में बन जाती है। डबल अमाउंट ऑफ डीएनए देन एस फेज, जितना एस फेज में डीएनए है उतना ही G2 फेज में डीएनए है, 4C, ये भी गलत है, आंसर ये सही हो गया, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कहता व्हेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज ऑलरेडी reduced to half in the first reduction division of a meiosis, what is the necessity of the second meiotic division? पहले मियोटिक डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है, तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन की क्या आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता पड़ी? जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में 2n से n बन जाता है तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन की क्यों आवश्यकता पड़ती है? अरे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में 2n से n हो गया, जैसे मान लो कोई जर्म सेल है, मियोसाइट है, उससे गैमीट तैयार हो गए, किसी जिन सेल्स में मियोसिस होती है उन्हें मियोसाइट कहते हैं, मियोसिस के बाद n 2n से n बन गया, 2n से n बन गया, यहां मान लो 14 क्रोमोसोम में 2n इक्वल टू 14, और इससे जो दो सेल्स बनी वो हैप्लॉइड थी, n इक्वल टू 7, ऐसा मियोसिस 1 में होता है, क्योंकि मियोसिस 1 को रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। तो मियोसिस 2 की क्यों आवश्यकता पड़ी? मियोसिस 2 की इसलिए आवश्यकता पड़ती है क्योंकि एक क्रोमोसोम में जो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स बन जाते हैं, ये और ये, एक क्रोमोसोम में जो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स बन जाते हैं, इनको अलग भी तो होना है बेटा, इनको अलग होने के लिए एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर टूटता है, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं, तो एस फेज में डीएनए के रेप्लिकेशन के साथ साथ हर एक क्रोमोसोम में भी दो क्रोमैटिड बन जाते हैं, यानी क्रोमोसोम का भी रेप्लिकेशन हो जाता है, यह कहलाता है रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। मियोसिस 2 की इसलिए आवश्यकता पड़ी क्योंकि रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड भी अलग होने हैं, ये दोनों क्रोमैटिड को अलग होना है, इसको और इसको, तो मियोसिस 2 की क्यों आवश्यकता पड़ी? फॉर सेग्रीगेशन ऑफ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। क्रोमोसोम ने एस फेज में दो क्रोमैटिड बना लिए थे, एक क्रोमोसोम में एस फेज में जो दो क्रोमैटिड बन गए थे उनको अलग होने के लिए ही मियोसिस 2 होता है, उनके सेपरेशन यानी सेग्रीगेशन के लिए मियोसिस का होना जरूरी है। मियोसिस 1 में 2n से n बन गया, यानी हैप्लॉइड कंडीशन तो बन गई, यानी रिडक्शन डिवीजन हो गया, तो मियोसिस 2 की क्यों आवश्यकता पड़ी? अरे एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड भी तो बन गए थे, इनको अलग होने के लिए मियोसिस 2 चलती है, और ये मियोसिस 2 की एनाफेज 2 में अलग होते हैं जब सेंट्रोमियर टूटता है, तो ये आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू?
नॉट ट्रू का मतलब इनकरेक्ट है, ध्यान रखना इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, सही नहीं है। क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर में दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, ये सही है। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में अदला बदली होती है, सही है। The enzyme which is involved during crossing over is called recombinase. Crossing over एक enzymatic process है, क्रॉसिंग ओवर को रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। एंजाइम यहां पर जो इन्वॉल्व है वो रिकॉम्बिनेज है, ये सही है। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ डायाकाइनेसिस। अरे रिकॉम्बिनेशन तो पैकेटीन में ही समाप्त हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन डायाकाइनेसिस तक चलने की जरूरत ही नहीं है। कह रहा होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में जो रिकॉम्बिनेशन यानी क्रॉसिंग ओवर होता है ये डायाकाइनेसिस के एंड पे कंप्लीट होता है। अरे ये तो पैकेटीन में ही कंप्लीट हो जाता है, तो ये और विकल्प ऑप्शन गलत है। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जाइगोटीन में बनता है, ये सही है। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता तो जाइगोटीन में है, बढ़िया से दिखाई पड़ता है पैकेटीन में और डिसॉल्व हो जाता है डिप्लोटीन में। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है जाइगोटीन में, सबसे अच्छा यानी क्लियरली विजिबल होता है पैकेटीन में, और डिसॉल्व यानी घुल जाता है डिप्लोटीन में, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द टू करेक्ट स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू मियोसिस। मियोसिस को लेकर के इनमें से दो कौन से सही हैं। Meiosis involves two sequential cycles of nuclear and cell division called meiosis 1 and meiosis 2, but only a single cycle of DNA replication. Meiosis में दो डिविजन्स होते हैं, meiosis 1 और meiosis 2, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन केवल एक बार होता है। meiosis 2 में डीएनए का रेप्लिकेशन एक बार होता है, क्योंकि meiosis 2 की जो इंटरफेस है उसमें एस फेज नहीं होती और उसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। तो दो बार न्यूक्लियर डिवीजन, दो बार सेल डिवीजन और एक बार डीएनए रेप्लिकेशन होता है, बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट ऑफ किएसमेटा अकर्स इन डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस में किएसमेटा नहीं बनता, किएसमेटा डिप्लोटीन में बनता है। डायाकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन होता है, किएसमेटा पॉइंट्स किनारों की तरफ खिसकते हैं, ये गलत है। सेपरेशन ऑफ टू बेसिक सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। एनाफेज 1 में आधे क्रोमोसोम एक पोल की तरफ और आधे क्रोमोसोम एक पोल की तरफ चले जाते हैं। एक सेल में आधे क्रोमोसोम चले जाएंगे और एक सेल में आधे चले जाते हैं। बेसिक सेट कहलाता है हैप्लॉइड, 2n कहते हैं डिप्लॉइड सेट को और n को कहते हैं हैप्लॉइड या बेसिक सेट। बेसिक सेट या हैप्लॉइड सेट कहलाता है n, यानी आधे क्रोमोसोम मियोसिस 1 में एक सेल में चले जाते हैं और आधे क्रोमोसोम एक सेल में चले जाते हैं। दो बेसिक सेट अलग हो जाते हैं, बेसिक सेट कहलाता है n, एक सेल में n चला जाता, दूसरे सेल में n चला जाता, ये सही है। मियोसिस में कह रहा है कि नो डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं होता, ये गलत है। मियोसिस 2 की एनाफेज 2 पर सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है, तो सही वाले कौन से हो गए, 1 और 3। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। द मिनिमम नंबर ऑफ किएसमेटा इन ए बाइवेलेंट इज आर। मिनिमम किएसमेटा एक बन सकता है, ऐसे बनेगा, देखो बेटा, क्रॉसिंग ओवर के बाद ये होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग होने लग जाते हैं, लेकिन कुछ जगह पर ये जुड़े रह जाते हैं। जिन जगह पर ये जुड़े रह जाते हैं उन पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं किएसमेटा पॉइंट्स। इस तरीके से देखो एक बन रहा है, इसमें कितना बन रहा है, हमने डायग्राम में क्लास में इधर वाला भी दिखा दिया था, तो वहां पर 2 थे, लेकिन मिनिमम एक बन सकता है ऐसे। तो क्रॉसिंग ओवर के बाद किएसमेटा कितने, मिनिमम एक बन सकता है। नेक्स्ट है, which of the following holds true for the पैकेटीन स्टेज ऑफ meiotic cell division। मियोसिस की पैकेटीन स्टेज को लेकर के इनमें से कौन सा सही है, ट्रू है।
दिस स्टेज लीड्स टू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, इस स्टेज की वजह से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। हेंस वेरिएशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, इस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की मदद से वेरिएशंस आती हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में। बिल्कुल सही है, हम लोग भाई भाई एक जैसे नहीं दिखाई पड़ते क्योंकि हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट हैं। और हम लोग एक जैसे क्यों नहीं दिखाई पड़ते? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होती है और मियोसिस में होता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में अदला बदली हो जाती है क्रोमोसोम के सेगमेंट की, इसी वजह से जो बच्चे होते हैं उनमें विभिन्नताएं यानी वेरिएशंस आती हैं। ये तो सही है। इन दिस स्टेज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस। ये गलत दे रखा है। क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होता है, यानी दो अलग अलग क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स के बीच में होता है। लेकिन ये जो दो अलग अलग क्रोमैटिड्स हैं ये एक ही जोड़े के होने चाहिए, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के होने चाहिए। ये तो गलत है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, दिस स्टेज टेक्स प्लेस ओनली इन हैप्लॉइड सेल्स ऑफ द बॉडी एग्जांपल गैमीट्स। कहता पैकिटीन केवल हैप्लॉइड सेल में चलती है। हैप्लॉइड में कहां चलती है? पैकिटीन मियोसिस 1 का पार्ट है और मियोसिस 1 डिप्लॉइड सेल में होती है, मियोसिस 2 हैप्लॉइड सेल में चलती है। तो ये भी गलत है। तो ट्रू पूछ रहा है कौन सा होना चाहिए? पहला वाला सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द एस फेज। एस फेज के लिए कौन सा सही नहीं है? इसमें डीएनए एंड हिस्टोन्स आर सिंथेसाइज्ड। एस फेज में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन बनती है और डीएनए डबल हो जाता, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता। अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल बिकम्स हाफ। हाफ कहां होता है? डबल हो जाता है क्रोमोसोम, सॉरी डीएनए का अमाउंट जो होता है एस फेज में डबल हो जाता है। अगर जीवन में 2C है तो एस फेज में कितना हो जाता है? 4C हो जाता है। यहां पर हाफ लिख रहा है, आधा गलत है। इवन आफ्टर एस फेज क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम। एस फेज के बाद क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, बिल्कुल सही है। एस फेज के बाद यहां पर अगर क्रोमोसोम 16 है तो यहां भी 16 है और यहां भी 16 रहते हैं, डीएनए 4C ही रहेगा। तो क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, ये बात सही है। जितने क्रोमोसोम एस फेज में उतने ही G2 में होते हैं। जीवन में भी 16 ही है, लेकिन यहाँ पे हर एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड होगा, यहाँ पे हर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड होंगे, यहाँ भी हर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड होंगे। ये ध्यान रखना, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। ऑल आर ट्रू, ऑल ट्रू नहीं है। नॉट ट्रू पूछ रहा है। नॉट ट्रू कौन सा ढूंढा? अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल बिकम्स हाफ, ये वाला गलत है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इनमें से कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही है जरा देखो। इन एनिमल सेल ड्यूरिंग एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन ए न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेशन इन द साइटोप्लाज्म। बिल्कुल सही है। एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है न्यूक्लियस में और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है साइटोप्लाज्म में। एस फेज में 4 घटनाएं होती हैं। डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, साथ ही साथ क्रोमोसोम का भी रेप्लिकेशन होता है। एक क्रोमोसोम में 1 से 2 क्रोमैटिड भी बन जाते हैं एस फेज में, हिस्टोन प्रोटीन्स बनती हैं। और चौथा, एनिमल सेल में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है साइटोप्लाज्म में। सही है। ड्यूरिंग G1 फेज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड एंड सेल कंटिन्यूज टू ग्रो। G1 फेज में तीनों तरह के आरएनए बनते हैं और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स बनती हैं, बिल्कुल सही है। और सेल हमेशा बढ़ती है क्योंकि साइटोप्लाज्म G1 एस G2 लगातार बढ़ता रहता है, जिससे सेल की ग्रोथ होती है, G1 में भी, एस में भी और G2 में भी। माइटोसिस इन एनिमल सेल इज यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन डिप्लॉयड सेल। एनिमल सेल में माइटोसिस डिप्लॉयड सेल में देखने को मिलती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। ये सही तो है, यूजुअली पूछा इसलिए सही है। एक्सेप्शन हमने बताया था, मेल हनी बी है सोशल इंसेक्ट, सामाजिक कीड़े हैं जैसे मेल हनी बी। मेल हनी बी जो गैमीट्स बनाती है वो माइटोसिस से बनाती है क्योंकि वो हैप्लॉइड होती है। मेल हनी बी हैप्लॉइड होती है।
ये गैमीट बनाती है माइटोसिस से, ये माइटोसिस से गैमीट्स बनाती हैं। ये एक्सेप्शन है, ज्यादातर डिप्लॉयड सेल के अंदर माइटोसिस होती है, ऐसा हमें एनिमल सेल में देखने को मिलता है। एनिमल सेल में माइटोसिस यूजुअली डिप्लॉयड सेल में देखने को मिलती है। तो ये सारी बातें सही है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, 16 सॉरी। विच फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल? सेल साइकिल की सबसे लंबी फेज होती है इंटरफेज। सेल साइकिल का लगभग 95% समय लेती है। माइटोटिक यानी एम फेज, जिसे माइटोसिस भी कह सकते हैं, ये सेल साइकिल का केवल 5% समय लेती है। तो आंसर होगा लॉन्गेस्ट है इंटरफेज। इन प्रोफेज 1 द स्टेज दैट क्लोजली रिजेंबल्स प्रोमेटाफेज ऑफ माइटोसिस इज। डायाकाइनेसिस के बाद आती है मेटाफेज। मेटाफेज और डायाकाइनेसिस के बाद आती है मेटाफेज। डायाकाइनेसिस और मेटाफेज के बीच में है प्रोमेटाफेज, यानी मेटाफेज की शुरुआत। तो प्रोमेटाफेज डायाकाइनेसिस से मिलती जुलती होती है, क्योंकि डायाकाइनेसिस ही बदल जाती है प्रोमेटाफेज में और प्रोमेटाफेज बदल जाती है मेटाफेज में। तो ऐसा सीक्वेंस चलता है, डायाकाइनेसिस के बाद प्रोमेटाफेज और प्रोमेटाफेज के बाद मेटाफेज। तो डायाकाइनेसिस से जो वगैरह इन प्रोफेज 1 द स्टेज दैट क्लोजली रिजेंबल प्रोमेटाफेज ऑफ माइटोसिस। प्रोमेटाफेज से इनमें से कौन सी मिलती जुलती होगी? प्रोमेटाफेज के सबसे करीब है डायाकाइनेसिस, तो ये डायाकाइनेसिस से मिलती जुलती होगी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द डायग्राम शो द स्ट्रक्चर ऑफ टू अ टीचर वाज ट्राइंग टू शो अ डिफरेंट स्टेज। सर ये कुछ गड़बड़ है, ये क्या आ गया यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अ टीचर was trying to show the different stages of a type of cell division to the student। एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को सेल डिवीजन का प्रकार दिखा रहा है माइक्रोस्कोप में। एट ए पर्टिकुलर स्टेज it was observed that the chromosomes were separating but there was no splitting of centromere। एक ऐसी स्टेज माइक्रोस्कोप में उसने बच्चों को दिखाई कि क्रोमोसोम वहां तो अलग हो रहे हैं, लेकिन सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं हो रही है। ये स्टेज कौन सी होगी? ये एनाफेज 1 होगी। एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होती। आधे क्रोमोसोम एक सेल में, आधे क्रोमोसोम एक सेल में, आधे क्रोमोसोम एक पोल की तरफ, आधे एक पोल की तरफ, बाकी ये एक सेल में चले जाते हैं, एक सेल में चले जाते हैं। तो एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होती। सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग एनाफेज 2 पे होती है। तो वो स्टेज बच्चों को जो दिखा रहा है वो कौन सी स्टेज है? वो एनाफेज 1 है। सीक्वेंशियली द लास्ट स्टेज टू अकर अमंग द फॉलोइंग इज। इनमें से आखिर में कौन सी होती है? ये तुम जानते हो, लेप्टोटीन। लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन, जाइगोटीन के बाद पैकिटीन, पैकिटीन के बाद डिप्लोटीन, डिप्लोटीन के बाद डायाकाइनेसिस, डिप्लोटीन के बाद डायाकाइनेसिस। ऐसे होता है, ये सीक्वेंस है। ये मियोसिस 1 की, प्रोफेज 1 की सब फेजेस हैं। मियोसिस 1 की, प्रोफेज 1 की सब फेजेस हैं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। लास्ट में कौन सी आ रही है? इनमें लास्ट में कौन सी होगी? डायाकाइनेसिस होगी। कौन सी होगी? डायाकाइनेसिस है। नेक्स्ट देखते हैं, अ सोमैटिक सेल दैट हैज जस्ट कंप्लीटेड द एस फेज। एक सोमैटिक सेल है, जो बॉडी की सेल्स होती है उनको बोलते हैं सोमैटिक सेल्स। उसने एस फेज तुरंत कंप्लीट की है एज कंपेयर टू द गैमीट ऑफ द सेम स्पीशीज। उस गैमीट की तुलना में उसमें क्या होगा? एक सोमैटिक सेल
जिसने एस फेज कंप्लीट की है उसी स्पीशीज के गैमीट की तुलना में उसमें क्या होगा। इसको ऐसे सीखना बेटा, इसको ऐसे सीखना। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 ऐसे लिख लेना, ऐसे समझने के लिए। मियोसिस 1, मियोसिस 1 में G1 है, एस है, G2 है, प्रोफेज 1 है, मेटाफेज 1 है, एनाफेज 1 है, टीलोफेज 1 है और साइटोकाइनेसिस 1 है। फिर है मियोसिस 2। मियोसिस 2 में G1 तो होती है, एस होती नहीं, G2 है, प्रोफेज 2 है, मेटाफेज 2 है, एनाफेज 2 है, टीलोफेज 2 है और साइटोकाइनेसिस 2 है। अब देखो जरा, एक सोमैटिक सेल है, सोमैटिक सेल डिप्लॉयड होती है और उनमें मान लो 2C अमाउंट ऑफ डीएनए है। एक सोमैटिक सेल है, उसमें डीएनए है 2C और वो डिप्लॉयड सेल है। सोमैटिक सेल डिप्लॉयड होती है तो डीएनए पहले देखो कैसा रहेगा। डीएनए यहां देखो, डीएनए यहां 2C ही रहेगा, यहां 4C हो जाएगा, यहां 4C, यहां 4C, यहां 4C, यहां 4C, यहां 4C, यहां 2 सेल्स बन जाती हैं, 1 से 2 सेल। 2C एक सेल में चला जाएगा, 2C एक सेल में, तो डीएनए लास्ट में 2C हो गया। 2C से शुरू हुआ, लास्ट में भी 2C हो गया। अब यहां पर 2C है, मियोसिस 2 आ गई। यहां डीएनए का रेप्लिकेशन होता नहीं, यहां भी 2C, यहां भी 2C, यहां भी 2C, 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 यहां 2 से 4 सेल बन जाएंगी, C और C चला जाएगा। एक 2C वाली सेल से 2 सेल बनेंगी C और C, और दूसरी 2C वाली सेल से 2 सेल बनेंगी 2C और C, तो टोटल 4 सेल बन जाएंगी और सभी में C डीएनए होगा। ये जो 4 सेल है ये 4 गैमीट्स हैं, मियोसिस से गैमीट्स बनते हैं, तो मान लो ये 4 गैमीट्स तैयार हो गए। अब क्रोमोसोम नंबर देखो, अगर मान लो यहां पर क्रोमोसोम है 2n = 16 है, यहां पर क्रोमोसोम रहेंगे 16, यहां पर भी 16, यहां पर भी 16, 16, 16, 16, 16, आधे एक सेल में चले जाएंगे और आधे एक सेल में, 8 एक सेल में, 8 एक सेल में। एक्चुअल रिडक्शन डिवीजन मियोसिस 1 में होता है। तो यहां पर 2n = 16 था, यहां n = 8 हो जाएगा, n = 8, जो 2 सेल बनेंगी n = 8, n = 8। 8 क्रोमोसोम है, यहां पर भी 8 रहेंगे, यहां पर भी 8 रहेंगे, यहां पर भी, लेकिन यहां सेंट्रोमियर टूटता है, सेंट्रोमियर टूटेगा, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाएंगे, तो क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे, 16, 16 यहां भी रहेंगे, 8 एक सेल में चले जाएंगे, 8 एक सेल में, तो यहां पर 8 इसमें होंगे, 8 इसमें होंगे, 8 इसमें होंगे और 8 इसमें होंगे, 2 से 4 सेल बन जाएंगी, सब में 8-8 क्रोमोसोम हो जाएंगे। यहां पर क्रोमोसोम डबल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो रही, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स 2 क्रोमोसोम में बदल जाते हैं। अब कह रहा है गैमीट की तुलना में सोमैटिक सेल में क्या होगा। गैमीट की तुलना, गैमीट में अगर डीएनए C है और सोमैटिक सेल जिसने एस फेज कंप्लीट की, यहां पे पूछ रहा है, एक सोमैटिक सेल जिसने एस फेज अभी कंप्लीट की है, तो यहां पर डीएनए 4C है, 4 गुना है, तो डीएनए का अमाउंट कितना हो गया? 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए, 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए, बिल्कुल सही है। और क्रोमोसोम देखो, एस फेज कंप्लीट किया, मान लो G2 में आई है, डीएनए तो 4C हो गया, यहां पे 4 गुना, यहां पर C है गैमीट में, यहां पर 4C है, डीएनए 4 गुना हो गया। क्रोमोसोम देखो, यहां 8 है और यहां 16 है, ट्वाइस है, दुगने हैं, ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। एक सेल जिसने एस फेज पूरा किया है, गैमीट की तुलना में उसमें क्या होगा? 4 गुना डीएनए होगा, क्योंकि C है, यहां पर 4C है, और क्रोमोसोम डबल होंगे, यहां पर 8 है और यहां पर 16 है, डबल का मतलब ट्वाइस होंगे। ये सही है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इसको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी क्रोमोसोम विल द सेल हैव
at G1 after S and after M phase respectively if it has 21 chromosomes at interphase. यहां पे करेक्शन हमने करवाया था, यहां पे 22 क्रोमोसोम, इसकी जगह 22 कर लेना। करा कितने क्रोमोसोम, हाउ मेनी क्रोमोसोम विल द सेल हैव, कितने क्रोमोसोम सेल में होंगे G1 पे और S फेज के बाद और M फेज के बाद। अगर इंटरफेज में 22 क्रोमोसोम है, इंटरफेज में कितने हैं, इंटरफेज में क्रोमोसोम है, if it has 22 chromosome at interphase, 22 क्रोमोसोम है। G1 में क्रोमोसोम सेम रहेगा, S फेज में भी क्रोमोसोम सेम रहते हैं और G2 में भी क्रोमोसोम सेम रहेंगे। लेकिन M फेज के बाद देखते हैं, प्रोफेज 1 माइटोसिस में कोई 1 नहीं होता, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। ये माइटोसिस का सवाल है। यहां पर भी क्रोमोसोम 22 रहेंगे, यहां 22, लेकिन यहां माइटोसिस में भी सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है जैसा मियोसिस 2 में होता है। माइटोसिस और मियोसिस 2 में सेंट्रोमियर टूटता है, तो यहां सेंट्रोमियर टूटेगा, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाएंगे, तो एक क्रोमोसोम से 2 क्रोमोसोम बन जाएंगे, तो ये 44 हो जाएगा। 22 एक सेल में चले जाएंगे, 22 एक सेल में, क्योंकि एक से 2 डॉटर सेल बनेंगी, यानी एम फेज ये है, एम फेज है ना, ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। एम फेज के बाद कितने होंगे, एम फेज के बाद 22 होंगे, तो G1 में भी 22 है, S फेज में भी 22 है, S फेज के बाद भी 22 है और प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, M फेज के बाद भी 22 है। तो आंसर हो जाएगा ये वाला 22, 22, 22, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिक टू माइटोसिस एंड नॉट अ पार्ट ऑफ मियोसिस। इनमें से कौन सा माइटोसिस में तो होता है, मियोसिस में नहीं होता। माइटोसिस में तो होता है, मियोसिस में नहीं होता। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बिहेव इंडिपेंडेंटली, यही सही है। जो क्रोमोसोम के जोड़े होते हैं वो जोड़ा नहीं बनाते, मियोसिस में क्रोमोसोम जोड़ा बनाते हैं, होमोलॉगस पेयर। माइटोसिस में दोनों क्रोमोसोम अलग अलग बिहेव करते हैं। जैसे हमारी हर एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है, या कह लो और 23 पेयर्स हैं। मियोसिस में ये क्रोमोसोम जोड़ा बनाते हैं जाइगोटीन में, लेकिन माइटोसिस में ये जो 23 जोड़े हैं और हर एक जोड़े में जो क्रोमोसोम है वो स्वतंत्र है, इंडिविजुअल होता है, कोई जोड़ा बड़ा यहां नहीं बनता, क्रोमोसोम इंडिविजुअल बिहेव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, माइटोसिस इन्वॉल्व्स, माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होती है। डीएनए रेप्लिकेशन तो इंटरफेज में होता है, सेल साइकिल में इंटरफेज और माइटोसिस होती है। सेल साइकिल में इंटरफेज है, इंटरफेज में G1, S और G2 होता है और M फेज यानी माइटोसिस होती है। माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस है और साइटोकाइनेसिस है। कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है। तो माइटोसिस में इंटरफेज तो होती नहीं, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, ये गलत है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट, यही होता ही है। क्रॉसिंग ओवर मियोसिस में होता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन इंटरफेज की G2 में होगा, यह भी गलत है। माइटोसिस में रीऑर्गेनाइजेशन होता है सेल्यूलर कंपोनेंट्स का। प्रोफेज 1 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये सब गायब हो जाते हैं, दोबारा फिर से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं टीलोफेज में। प्रोफेज में ये सारी चीजें गायब हो जाती हैं माइटोसिस की, इसको प्रोफेज 1 कह सकते हो, प्रोफेज ही कहो, सिंपल। माइटोसिस की प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ईआर और गोल्गी बॉडी गायब हो जाती है, टीलोफेज में ये वापस आ जाती है। तो रीऑर्गेनाइजेशन होता है माइटोसिस में, क्योंकि माइटोसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होती है। तो ये आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 24, एम फेज इन ह्यूमन लास्ट, माइटोटिक या एम फेज सेल साइकिल का केवल 5% समय लेती है, 5% से भी कम है, लगभग 5% समय लेती है। 95% समय लेती है इंटरफेस, और माइटोसिस यानी एम फेज लगभग 5% समय। A cell has 24 chromosome at the end of metaphase in mitosis. माइटोसिस की मेटाफेज के बाद एक सेल के अंदर 24 क्रोमोसोम है। What will be the number of chromosomes and chromatids at each pole at the beginning of telophase? टीलोफेज की शुरुआत में हर एक पोल पर कितने क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिड होंगे? इसको ऐसे देखो, एक सेल के अंदर 24 क्रोमोसोम है, G1 है, S है, G2 है, प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है और टीलोफेज। 24 क्रोमोसोम मेटाफेज के एंड पर है, या 24 क्रोमोसोम। एनाफेज पे होता क्या है? सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है और दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो जाते हैं और ये 2 क्रोमोसोम बनाते हैं। तो एनाफेज पे डबल हो जाएंगे 48, एनाफेज पे डबल हो गए 48। लेकिन यहां पर हर एक 48 जो क्रोमोसोम है उनमें केवल एक ही क्रोमेटिड होगा, ये ध्यान रखना। यहां पर 24 क्रोमोसोम्स थे, 24, और हर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड थे, एक और एक ये 2, एक और एक ये 2। लेकिन सेंट्रोमियर के स्प्लिट कर जाने से दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो गए और 24 क्रोमोसोम से बन गए 48 क्रोमोसोम। सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो जाते हैं, ये क्रोमोसोम में बदल जाते हैं, डॉटर क्रोमोसोम्स कहते हैं, और 24 से 48 बन जाएंगे। लेकिन हर एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड है। अब एक पोल पर टीलोफेज में एक पोल पर 24 और एक पोल पर 24 ये पहुंच जाते हैं। अर्ली टीलोफेज में एक पोल पे 24 चले जाएंगे और एक पोल पे 24 चले जाते हैं। 24 इधर चले आएंगे, 24 इधर चले जाते हैं। अभी सेल डिवाइड नहीं किए, और लेट टीलोफेज में एक न्यूक्लियस के अंदर 24 हो जाएंगे, एक न्यूक्लियस के अंदर 24। लेकिन यहां पर जो हर एक क्रोमोसोम है उसमें एक ही क्रोमेटिड होगा। तो 24 क्रोमोसोम्स होंगे और 24 क्रोमेटिड्स होंगे, क्योंकि हर क्रोमोसोम में एक ही क्रोमेटिड होता है। तो मेटाफेज कंप्लीट कर लिया, कह रहा है मेटाफेज 1 के बाद व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिड्स एट ईच पोल एट द बिगिनिंग ऑफ टीलोफेज। टीलोफेज की शुरुआत में हर एक पोल पर कितने क्रोमोसोम और क्रोमेटिड होंगे? 48 क्रोमोसोम है और हर एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड है, तो 24 क्रोमोसोम, हर एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड। एक पोल की तरफ 24 क्रोमोसोम, हर एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड, दूसरे पोल पे चला जाएगा तो 24 क्रोमोसोम हर एक पोल पे होंगे और हर एक क्रोमोसोम में एक ही क्रोमेटिड होगा, यानी 24 क्रोमेटिड्स। तो ये होगा, एक पोल पे पूछ रहा है, ये ध्यान रखना।